4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जैन जी जिस प्रकार से उतर करके सड़क पर आया बीजेपी के ख़िलाफ़, 2029 के अंदर अगर ये वाला टेम्पो बना रहा, ये लाठी डंडे, ये पैलेट्स गन्स और वो जो गोलियों का चलाना है, अगर जैन जी को याद रहा तो 2029 के चुनाव में 27 में तो कन्फर्म दिखाई देगा, लेकिन 2029 में मोदी के लिए या अमित शाह के लिए या बीजेपी के लिए एक भारी पड़ने जैसा सिनेरियो कायम होने जा रहा है। ये मैं आपसे किस लिए कह रहा हूँ दोस्तों, दरअसल बात यह है कि 2024 में जब एनडीए की सीटें 240 पर आकर सिमट गई तो मैंने इनका वोट परसेंटेज देखा कितना है। तो 2024 में पूरे एनडीए को जो वोट परसेंटेज मिला था वो लगभग 43.4 या 44 से नीचे था। यानी कि पूरे एनडीए को बीजेपी और बाकी तमाम दल, और इसके अंदर 35 के करीब या 34 के करीब या 36 के करीब बीजेपी का वोट परसेंटेज था। बाकी 10% जो वोट परसेंट था वो दरअसल एनडीए के साथी यानी कि दूसरे लोग, जैसे चंद्रबाबू नायडू ज़बरदस्त जीत दर्ज की है वहाँ आंध्र प्रदेश में, तो इन लोगों का, वहाँ नीतीश कुमार है, इन दोनों का निकाल दिया जाएगा तो ये लोग 35-36 पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों ये 3 या 2.5% का जो वोट परसेंटेज है, इसे अगर वोटों में तब्दील करोगे तो वो भी गिनतियों में आएगा। ये जो मैं कल परसों किसी अखबार में देख रहा था कि भारत के अंदर जैन जी कितना है, यानी कि 97 से जो पैदा हुआ है वो अभी तक 2012 तक है ना, लेकिन ये देश का जो जैन जी युवा है ये लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा है। मैं तो समझता था 50% है, लेकिन 40-45% की जो फिगर आई तो मुझे लगा कि ये वाला युवा अगर बीजेपी से नाराज़ हो जाता है तो फिर एनडीए की सरकार 2029 में आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज मेरे ख्याल से 2024 में भी गया होगा। फिर मैंने तरीका निकाला कि मैं ज़रा नेट पर देखता हूँ कि युवाओं ने 2024 में बीजेपी को कितना वोट दिया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर लगाकर कुछ खबरें। ये चैट जीपीटी वगैरह से मैंने तमाम की चीज़ें ली हैं। आप देखेंगे कि 2024 में एनडीए को कितना वोट मिला था। ये देखें आप, आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूँ। सबसे पहले वही तस्वीर दिखाता हूँ कि 2024 में वोट परसेंटेज मिला कितना था। 2024 के लोकसभा में वोट शेयर जो था वो लगभग ये समझिए कि इंडिया अलायंस को था, पहले मैं एनडीए को दिखा देता हूँ, 43.6, 43.6 टू 44, यानी कि 43.5% से लेकर 44% तक वोट मिला था टोटल बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों। इंडिया अलायंस को कितना मिला था? 40.6 टू 41.4, 41.5% तक। तो 44 और 41.5 के अंदर तो दोस्तों सिर्फ 1.5% का फ़र्क रह जाता है। 293 सीटें जीती थी बीजेपी ने, यानी कि एनडीए गठबंधन ने, और 234 और फिर बाद में वो 240 के करीब हो गई थी, वो सीटें आ गई थी दरअसल इंडिया अलायंस की। अब 44% के आसपास इसके अंदर बीजेपी को 35% ही वोट मिल पाया था सिर्फ, और 240 सीटें उन्होंने जीती थी। अब ये जो वोट परसेंटेज मिला है, अगर ये हाल रह जाता है तो 2026 की जो रिपोर्ट है, जैन जी जो युवा है, जो नाराज़ बताया जा रहा है, उसकी जो तादाद है वो 40 से 41 करोड़ है, यानी कि 400 से लेकर 407 मिलियन, 40, 41, 50 करोड़ के करीब अगर वो जैन जी का वोट है, या जो बच्चे हैं वो भी अब आकर के वोट देने लायक बन जाएंगे, तो अब आप समझिए 2029 में इनके हाल क्या हो जाएंगे। जैन जी दरअसल 1997 से लेकर 2012 के बीच हुए बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको माना जाता है। 2026 में इनकी उम्र 14 से लेकर 39 साल के बीच की है। ये दोनों दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस बीच मैंने सोचा ये कि बीजेपी को वोट कितना मिला था, तो मुझे निकल कर के सामने आया कि जैन जी के युवा मतदाताओं का जो 18 से 35 साल के थे वो एनडीए को, यानी कि बीजेपी को 45% से लेकर 46% तक वोट इनको पड़ा है। कांग्रेस को सिर्फ 21% पड़ा है। तो जवानों को अगर 40 करोड़ लोगों को, 41 करोड़ लोग जो जैन जी में हैं, उनका 50% भी अगर मान लेंगे इधर चला जाएगा, तो अब ये बताओ कौन सा चुनाव आयोग और कौन सा एसआईआर ऐसा है जो मोदी की सरकार को बनवा देगा। एक बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं
वो ये कह रहे थे कि छोटी मोटी गड़बड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बहुत बड़ी लाखों के एतबार से गड़बड़ी करना इनके बस की नहीं है। और यहाँ 20 करोड़ 30 करोड़ जैन जी अगर नाराज़ होकर मोदी जी की नीतियों से, अमित शाह के डंडों से, पैलेट गन से नाराज़ होकर अगर इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी के खिलाफ दे देता है तो ये तो इनकी तो लुटिया डूब जाएगी। 2024 में इतना भारी समर्थन मिलने के बावजूद भी ये लोग 240 से क्रॉस नहीं कर पाए। गठबंधन में ना होती सरकार तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। मोदी ने 2029 में जब चुनाव का रिजल्ट आए, जरा पता तो करो कि कितने दिन बाद शपथ ली थी। बस बढ़ाते जा रहे थे, टाइम बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन 2024 में इतनी जल्दी शपथ ली चूँकि गठबंधन की बैसाखियों की सरकार थी, तो समझ में नहीं आया कि एक्चुअली उनको करना क्या है। बहरहाल तो ये टेम्पो दरअसल ये भी संभव है कि 2 साल का समय है, 26 चल रहा है, लगभग ख़त्म हो जाएगा 4-5 महीने बाद। उसके बाद ये 27-28 आएगा 29 के शुरुआत में, तो 2.5-3 साल के करीब मेरे ख्याल से चुनाव में बचते हैं। बहुत समय है, बहुत समय। लेकिन ये जो 7 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, इसमें तो बीजेपी को बहुत जल्दी झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये परसेंटेज बहुत कम है। तो अब ये पैलेट्स गन्स, और उसके बाद भी ये समझ लीजिए कि अगर विपक्ष एक्टिव रहा तो हो सकता है कि बीजेपी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। धीरे धीरे ये जो एनडीए के साथी हैं वो भी इधर उधर आ जाना ना शुरू कर दें। चंद्रबाबू नायडू पर भी दबाव है। नीतीश कुमार तो की पार्टी तो खैर ख़त्म सी हो गई है, लेकिन बीजेपी के बारे में जो 240 सीटें अकेले बीजेपी के दम पर आई है, जिसमें चुनाव आयोग का भी सहयोग बताया जाता है, हिंदू मुस्लिम तमाम सारा का सारा मीडिया लगा हुआ था, कांग्रेस के पैसे को फ्रीज कर दिया गया था, चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाता है और डराया जाता है, गठबंधन के लोगों को डराया जाता है, और उसके बाद भी तोड़ फोड़ की राजनीति अमित शाह ने की, ऐसा आरोप उन पर लगता है। तो ऐसे में दोस्तों मेरी समझ में ये बात आता है कि अगर ये टेम्पो बना रहा तो फिर मोदी जी के लिए दिक्कत है। और अब ये जैन जी के अंदर ये बात पैदा हो गई है कि जो लट खाकर बैठे हैं ना, जो उनके माँ बाप जिन्होंने वोट दिए हैं, वो शायद अब बीजेपी को शायद थोड़ा पसंद ना करें। राहुल गांधी उनकी पहली पसंद हो सकते हैं, ये बात हकीकत है। तो ये वोट परसेंटेज इतना है कि 1.5%, अगर 44 और 41.5 को इनका अपर जो है इंडिया गठबंधन का और एनडीए गठबंधन का, अगर आप अपर माने 44 और 41.5, तो 1.5% का फ़र्क रह जाता है। 1.5% वोट तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें भी अगर SIR वगैरह नहीं होता तो नीचे आ जाते, सरकार ही नहीं आती। इसका मतलब यह है कि निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा था 69 सीट जो हैं वो बेईमानी से जीती गई हैं। तो ये मतलब ये है कि ये मैं कह सकता हूँ कि इनका जो वो है ना इस वक्त सत्ता, इनका जो क्या कहते हैं उसको, शब्द मेरे जहन से निकल रहा है, इनका जो पूरी की तरह से बताया जा रहा कि इनका बहुमत आ गया है, ये मेजॉरिटी में है ही नहीं सरकार। तो बहुत बारीक है, पनघट की जो राह है बहुत हल्की है, फिसल भी सकते हैं। जय हिंद।